हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल PWIT जैम एंड CSI नेट। सो CSI नेट जो है अब होने वाला है जून 2024। सो उसमें आपको ये 6 मंथ्स कैसे यूटिलाइज करने हैं, कैसे एफिशिएंटली यूटिलाइज करने हैं और किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है वो सब आज डिस्कस करेंगे। एंड मेरे साथ है मोनिका मैम जो और सारे पॉइंट्स आपको बताएंगे। सो हाय एवरीवन, आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं। और बात करें अगर अभी अभी जस्ट नेट का एग्जाम हुआ है, जिन लोगों का बहुत अच्छा हुआ है बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों का अच्छा नहीं हुआ है फॉर एग्जांपल, या जो पहली बार अटेम्प्ट करने वाले हैं, उन दोनों के लिए ही आज हम इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि अगले 6 महीने आप कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, अपने आप को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपना टाइम, कि आप जून 2024 वाला एग्जाम जो है वो क्रैक कर पाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइम मैनेजमेंट से। बिल्कुल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर 6 मंथ्स इनफ? उसी से शुरुआत करेंगे। जो हर किसी के दिमाग में सबसे पहली बात Yes. आती है, जैसे ही एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, सबसे पहली बात जो आती है दिमाग में वो यही आती है कि भाई 6 महीने क्या काफी है। इट डिपेंड्स एक्चुअली कि भाई आप किस स्टेज पर हैं, राइट, है ना। तो उस पर डिपेंड करता है। और सच में अगर बात करूँ, कोई एग्जाम एक बार दे चुका है या 2 बार दे चुका है, उनके लिए 6 महीने इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन अगर बिगिनर की बात करें तो बिगिनर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए। बताइए मैम जरा क्या क्या ध्यान तो जो रखेंगे फर्स्ट beginners? अटेम्प्ट वाले हैं, क्योंकि उनको अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन लोगों को याद रखनी है, ध्यान में रखनी है कि हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे बिल्कुल। फॉर एग्जांपल हम जब बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि आपको साथ साथ बुक्स भी रीड करनी है। सो बहुत बार क्वेश्चन ये होता है कि पूरी बुक पढ़नी है, पूरी बुक नहीं पढ़नी होती। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए उसको डीपली पढ़ना होता है, एंड बाकी सब टॉपिक्स को आप एक सुपरफिशियल रीडिंग दे सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सबको याद रखनी है। और ओवर द टाइम आई ऑल्सो रियलाइज कि भाई दोनों तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको एक तो ऐसे लगता है कि भाई इतना एग्जाम में पूछा जाना है ये पढ़ लो, या फिर दूसरे वो भी लोग होते हैं जो सोचते हैं सब कुछ पढ़ाए हमें, सिलेबस का हर पर्टिकुलर सेक्शन पढ़ाया जाए। तो दोनों ही केस में प्रॉब्लम बहुत सारी है। देखो, अगर आप स्पेसिफिक भाई इससे क्वेश्चन पूछा है यही करना है, तो कल को जब मिक्स होके क्वेश्चन आएगा ना 2 टॉपिक का, आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ से प्रॉपर गाइडेंस ले रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या किसको फॉलो कर रहे हैं स्पेसिफिकली, उसकी बातें सुनना और ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन के टाइम पे स्पेशली। जैसे CSI नेट इज नॉट अबाउट कि आपका मास्टर्स का सिलेबस आएगा बस आप नहीं, बैचलर्स में आपने जो पढ़ा, मास्टर्स में आपने जो पढ़ा, वो सब कंबाइन होके आता है। तो अल्टीमेटली इट्स एन ऑन एन एवरेज 5 साल जो है आप वो 6 महीने में कर रहे हो, और नहीं हो सकता ना। सो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। और बहुत बार बच्चे ऐसे करते हैं कि बैच परचेज हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद बिल्कुल क्लूलेस होते हैं कि करना क्या है। सो फर्स्ट स्टेप जो है, जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए यही है कि वो सब लोग एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन पेपर्स को देख लो, स्टार्टिंग में ही देख लो, ताकि एक मोटा मोटा आइडिया हो जाए कि हाँ ये चीजें होती हैं। एंड ऑल्सो हैव अ सिलेबस इन हैंड विद यू कि भाई आपको एक गाइडेंस रहे कि कहाँ पहुंचना है, रोड मैप क्या होने वाला है। सिलेबस सामने रखोगे तो ऑब्वियसली टाइम मैनेज कर पाओगे। इस पर्टिकुलर चीज को इतना टाइम देना है, ये चीज मुझे इतनी आती है, इतना टाइम और नीडेड है, तो आप उसी तरह से टाइम मैनेज कर पाओगे स्पेसिफिकली इस चीज में। तो उसी हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली का टाइम प्रायोरिटाइज करना, कि आप डेली कितना टाइम देना है आपको, डिपेंडिंग ऑन योर प्रायर नॉलेज ऑब्वियसली। आप कितना स्पेसिफिक होके काम कर रहे हैं, कितनी नॉलेज है आपको। पहले सपोज किसी के BSc एंड मास्टर्स बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो उसको ज्यादा जरूरत ही नहीं है, तो अकॉर्डिंगली टाइम आप डिसाइड करेंगे कितना देना है। एक मोटा मोटा डिवीजन देखें तो कैसा होगा, क्लास लेने के लिए आपको टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। PYQ प्रैक्टिस के लिए भी एक स्लॉट डेली रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चे यही गलती हमेशा करते हैं कि लास्ट के 1 महीने में, 1.5 महीने में प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। नहीं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको PYQ प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि फिर जाके आप 6 महीने के अंदर अंदर उस चीज में परफेक्ट होगे और उसमें बेटर करोगे, इंप्रूव करोगे। भाई लड़ाई में लड़ने के लिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेनिंग में बैटलफील्ड जैसी सिचुएशन नहीं आएगी जब तक आसपास में, तब तक काम कैसे होने वाला है। तो आसपास में सिचुएशन, चाहे खेलना हो, चाहे एग्जाम में परफॉर्म करना हो, चाहे किसी बैटल में फाइट करना हो, हर किसी सिनेरियो में आपको सेम सिचुएशन क्रिएट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे, तभी आप परफॉर्म कर पाओगे बिना डरे, बिना सोचे। और सोचोगे ये तो रोज की बात है भाई, पेपर ही तो है, पेपर क्रैक करना है, तो उसी तरह से काम करते हैं। आपका माइंडसेट डेवलप हो जाएगा, वो इम्पोर्टेंट है लास्ट में। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगती है, हर किसी की एफिशिएंसी टाइम बहुत अलग अलग होता है, और सबकी एफिशिएंसी अलग अलग होती है। आप खुद पहचानते हैं भाई खुद को कि मैं इतने टाइम में इतना काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ रिस्पेक्टिवली, है ना। तो आप डिसाइड करिए मैं किस टाइम पे सबसे ज्यादा एफिशिएंट काम कर सकता हूँ, एंड ऑल्सो कितना टाइम दे के मेरा काम बन जाना चाहिए।
तो आपकी एफिशिएंसी ओवरऑल डिसाइड करती है आपको कितना टाइम देना है। तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने की बजाय कि मैं पूरे दिन लेके बैठी हूँ बट आई एम नॉट एबल टू रीड एनीथिंग, दिमाग में कुछ और चल रहा है, बेटर कि आप दूसरी चीज़ों के लिए भी टाइम ठीक है थोड़ा थोड़ा निकाल लो, बट जिस टाइम पे आप मोस्ट एफिशिएंट काम कर सकते हैं उस टाइम पे पढ़िए, अच्छा परफॉर्म करिए। एंड एक रिवीजन के लिए भी स्लॉट लगाना जरूरी है, क्योंकि ये नहीं करना टॉपिक पढ़ दिया छोड़ दिया और आगे बढ़ गए, नहीं, उस टॉपिक को साथ में लेके चलना जरूरी होता है, वरना लास्ट में जाके वो ना तो रिवीजन का टाइम बचता है और ना कुछ नया होता है, तो अल्टीमेटली जीरो ही हो जाता है लास्ट में सारा। लास्टली एक और पॉइंट इसी में टाइम मैनेजमेंट की बात कर ही रहे हैं, तो सिंस बच्चे बहुत कंप्लेन करते हैं कि हमारी तो क्लासेस बहुत सारी होती है, बहुत सारी होती है, पूरा टाइम ही चला जाता है, व्हेन टू रिवाइज, व्हेन टू फाइंड टाइम। तो क्या करेंगे भाई, आप पूरे दिन का जब डेली का सोचेंगे ना, क्लास में हर चीज को इलेबोरेट करना वो हर किसी के पर्सपेक्टिव के लिए, जब आपको एक चीज समझ आ जाती है उसी को रिवाइज करने में आपको हार्डली 10 मिनट लगने वाले हैं। आप क्लास के नोट्स पे नजर मारेंगे, रिवाइज हो जाएगा अपने आप, बहुत जल्दी और क्विकली रिवाइज हो जाएगा। इसी से रिलेटेड आपके नोट्स का पॉइंट है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे शिफ्ट करते हैं। इमीडिएटली नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास कि नोट्स कैसे प्रिपेयर किए जाए। सो हम जो है मोटा मोटा 2 कैटेगरीज लाए हैं, क्लास नोट्स भी बनाने हैं और शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। सो मैं अगर बोलूँ क्लास नोट्स कैसे बनाएं, जैसे बहुत सारे होते हैं जो क्लास के साथ साथ लिख रहे होते हैं और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो क्लास के बाद लिखते हैं। तो जो आपके फुल फ्लेजिड नोट्स हैं जहाँ पे आपने एक एक पॉइंट को हाईलाइट करके सुंदर सुंदर लिखा होता है, वो आपके क्लास नोट्स होते हैं। एंड जब आप क्विक रिवीजन कर रहे होते हैं, जैसे हम जब लाइफ साइंसेज में करते हैं तो मैं कैसे करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने फुल फ्लेजिड नोट्स जो हैं वो कर लिए। सो मैं लूँगी एक सिंगल A4 साइज शीट एंड उसी पे मैं एरोज बना बना के वो सारी चीज़ें लिख दूंगी, या फिर मैं सिर्फ टर्म्स लिखूंगी, एक्सप्लेनेशंस नहीं लिखूंगी, ताकि मैं जब रिवाइज करने आऊँ तो उस टर्म से मुझे उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन याद आ जाए। तो उस तरीके से आपकी रिवीजन जल्दी हो जाती है। बिल्कुल। और एडिशनली अगर मेरे को ऐड करना होगा कि मैं नोट्स कैसे प्रिपेयर करती हूँ, तो मेरा नोट्स प्रिपेयर करने का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि भाई मैं क्लास नोट्स प्रिपेयर करती हूँ पहले, और क्लास नोट्स को ना रात को सोने से पहले एक रीड आउट ज़रूर करती हूँ। व्हेन आई रीड आउट मुझे ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है कि इस पूरे लेक्चर में ये 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे ध्यान रखनी है, और उन दोनों ही बातों को मैं उठा के साइड में रख लेती हूँ। तो इसी प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड करते हुए जब आपकी पूरा एक टॉपिक हो जाता है, स्पेसिफिक जितने 3-4 सब टॉपिक्स हैं उसके, सपोज जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप रिकग्नाइज कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे ये नीड था, इस पॉइंट पे ये इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी ना ऐसा हो सकता है फर्स्ट स्टेप पे आपने जो सोचा हो सेकंड स्टेप पे उसी में कुछ एडिशन हो जाए या कुछ चेंज हो जाए, है ना। तो पूरा प्रोसेस जानने के बाद एक बार गो थ्रू जरूर करिए उन नोट्स को, उसके बाद फाइनल कंक्लूड करिए कि मेरे को ये शॉर्ट नोट्स है इस पर्टिकुलर यूनिट के या इस पर्टिकुलर टॉपिक के। एंड इसमें एक छोटी सी टिप, अगर आप एक टॉपिक बना रहे हो, टॉपिक की नोट्स बना रहे हो, तो एक सिंगल पेज जो है ब्लैंक छोड़ दो, बिल्कुल, ताकि कुछ एडिशंस एड ऑन्स करने हैं तो वो बाद में उस पेज पे हो जाए, ताकि वो थोड़ा सा सही दिखे। और एक अच्छी बात ये भी है, जब आप PYQs एनालिसिस करोगे या इन जनरल आप खुद मास्टर हो जाओगे एक पर्टिकुलर टॉपिक के, यू नेवर नो कल को आप खुद ही शॉर्ट ट्रिक डेवलप करो कि इस क्वेश्चन को ना ऐसे बेटर किया जा सकता है। ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते ही ट्रिक्स बनती हैं, ऐसे कोई ओवर द टॉप कुछ भी नहीं आ जाता कि भाई अपने आप आ गया ट्रिक बन गई और ऐसे हो गई। जब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाती है किसी चीज़ की तो बनती हैं ट्रिक्स, और हो सकता है आप ट्रिक्स बनाएं हर टॉपिक की, तो उन ट्रिक्स को लिखने के लिए जगह ज़रूर बचाइए, पेज खाली ज़रूर रखिएगा प्लीज़। और अगर आप कोई PYQ कर रहे हो और आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको भी नोट डाउन करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार थ्योरी में छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो आपने स्किप कर दिए, आपने नहीं सुने, आपने नोट डाउन नहीं किए, तो वो PYQ करते टाइम याद आ जाता है, अच्छा ये भी पॉइंट था, ये भी पॉइंट था, तो उनको लिखना भी ज़रूरी है। चलो नोट्स की बात हो ही रही है तो एक एडिशनल टिप और मेरी तरफ से, मेरे को क्लास में या इन जनरल हर जगह बच्चे पूछते हैं कि मैम रिमेम्बर कैसे किया जाए या मेमोराइज कैसे करें हम किसी चीज़ को। तो मेमोराइज करने का सिंपल सा फंडा है, आप चीज़ को आज पढ़िए, एक हफ्ते बाद पढ़िए और एक महीने बाद पढ़िए, वो दिमाग में रह जाएगी ऑटोमेटिकली। उसके बाद नीड नहीं पड़ेगी आपको रिवाइज करने की, नीड नहीं पड़ेगी रिवाइज करने की। और डेफिनेटली आप कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही रहे हैं, तो बैक ऑफ द माइंड वो रिफ्रेश होता ही जा रहा है, तो आप बहुत अच्छे से रिमेंबर कर पाएंगे और एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। प्लीज़ फॉलो करके देखना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, विच इज आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि मुझे लगता है करता धरता है हमारा सब चीज़ों के लिए एग्जाम स्ट्रैटेजी बिना क्वेश्चन के हो ही नहीं सकता। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं है। भले ही आप PYQs कर रहे हैं, भले ही आप कहीं से प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, भले ही कहीं से भी किसी की भी टेस्ट सीरीज है, यूट्यूब से रैंडम कोई क्वेश्चन है या किसी पर्टिकुलर एग्जाम का कोई भी पेपर है, प्रैक्टिस जरूर करिए। ये पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करवाता है आपसे कि एक टॉपिक को कितने वेरियस तरह से पूछा जा सकता है।
व्हेन आई से कि नेट को टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ नेट पे स्टिक मत रहिए कि भाई मेरे को नेट के एग्जाम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो पॉसिबिलिटी कैसे एक्सप्लोर करेंगे कि एक क्वेश्चन है, सपोज मैंने कोई भी टॉपिक पढ़ाया, छोटा सा बहुत बेसिक टॉपिक है कि एम मीटर को यूज करना है, तो एम मीटर का मुझे पता ही नहीं है भाई क्या क्या वेरियस पॉसिबिलिटीज है, तो मैं कैसे एक्सप्लोर करूंगी, और वो पॉसिबिलिटीज पता चलती हैं एग्जाम्स को एक्सप्लोर करने से। सो यही बात होती है कि बस CSI नेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, नहीं, जितने भी CSI नेट से रिलेटेड एग्जाम्स हैं, वेदर हम MSc एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लाइफ साइंसेज में एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है, जो स्पेसिफिक स्टेट एग्जाम्स होते हैं ना, उनके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बिल्कुल मतलब पूछते तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बट वो डीप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पूछते हैं। मतलब आप बहुत बार CSI नेट की तैयारी करते टाइम बच्चे यही करते हैं, एडवांस तक पहुंच जाते हैं बट वो बेसिक लेवल छोड़ जाते हैं। तो वो जो स्टेट एग्जाम्स है ना, वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कराते हैं। सो सबसे पहले आप वही उनको प्रैक्टिस कर लो, जो लोग जिनको पता है लाइफ साइंसेज वाले, DBT को प्रैक्टिस कर लो, ICMR को प्रैक्टिस कर लो, GAT B को करो। GAT B बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता है और CUT PG बहुत अच्छे। ये जो 4 एग्जाम्स है ना, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछते हैं। तो जब आपने एक टॉपिक पढ़ा, इनके स्पेसिफिक क्वेश्चंस को पढ़ लो, इनसे स्पेसिफिक पढ़ लो, ताकि बेसिक उस टॉपिक का क्लियर हो जाए। फिर CSI नेट तो है ही जो आपको एडवांस तक लेके जाता है। सो A to Z करना है, बीच बीच को छोड़ के मत चलो, पूरा करके चलो। और एक और चीज़ फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई टॉपिक पढ़ना शुरू करें, शुरू में थोड़ा बेसिक लेवल होता है कि बेसिक से शुरू करते करते एडवांस में जाते हैं, तो शुरू में थोड़े छोटे लेवल के एग्जाम ट्राई कर लीजिए, धीरे धीरे अपना लेवल ऑफ एग्जाम बढ़ा सकते हैं। जैसे इवन क्लास में अगर आप फॉलो कर रहे हैं या किसी भी गाइडेंस को आप फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको खुद आइडिया हो जाता है कि भाई इतने लेवल से ना ये काम हो जाना चाहिए, अगर मुझे इतना आता है तो मैं जैम का एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूँ या ये पर्टिकुलर एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूँ। तो डिपेंडिंग ऑन दैट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, तो उससे आपके कनेक्शन में हेल्प होगी कि भाई टॉपिक जब मिक्स होकर आएगा ना, उसमें बहुत अच्छी हेल्प हो जाने वाली है कि भाई बेसिक और एडवांस दोनों का मिक्सचर जब आएगा, आप परफॉर्म कर पाएंगे बेटर, जो बाकी कोई और नहीं कर पाएगा। तो ये जो मैम ने बताया, ये उस चीज़ का सोल्यूशन है जब बच्चे प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं और ये कहते हैं कि जो मैम ने हमने CSI नेट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए और बहुत डीमोटिवेशन हो रही है, क्योंकि आपको अभी बैच जो है अपनी पढ़ाई स्टार्ट किए, लीव इट बैच, आपको सिर्फ CSI नेट की तैयारी किए हुए 2-3 दिन हुए हैं, एंड जब आप CSI नेट के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो फिर वो जब नहीं होते तो वो डीमोटिवेशन होता है। सो स्टार्ट विद थिंग्स जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। जब कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा तो चीज़ें अपने आप सॉर्ट होनी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल, तो जैम या थोड़े बेसिक लेवल के एग्जाम आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। और 6 महीने देखा जाए तो बहुत छोटा टाइम है, और 6 महीने देखा जाए तो बहुत लंबा टाइम भी है, तो यूटिलाइज प्रॉपरली। एंड मॉक टेस्ट, तो मेरे को ऐसे लगता है कि मॉक टेस्ट करने का फ़ायदा तब है जब आप एक पॉइंट तक पहुंच चुके हैं, आपको 3 महीने हो चुके हैं, 4 महीने हो चुके हैं, क्योंकि आपने सम पार्ट कवर कर लिया है सिलेबस का। सो स्टार्टिंग में जब हम करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली होपलेस हो जाते हैं, क्योंकि उनसे हो ही नहीं रहे होते हैं। और जितना ज़रूरी उनको 3-4 महीने बाद करना है, उतना ही ज़रूरी ये भी समझना है ये क्वेश्चन गलत हुआ, ये कॉन्सेप्ट नहीं आता। तो क्वेश्चन गलत क्यों हो रहा है? कॉन्सेप्ट नहीं आता, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, इसलिए क्वेश्चन गलत है। तो उतना ही वापस जाके दोबारा से उसको रिवाइज करना भी जरूरी है। मॉक टेस्ट एक्चुअली वही सिचुएशन है, क्रिएट करना आपके आसपास में सेम सिनेरियो, और उस सिनेरियो को एनालाइज करके कि मेरे को ना इतनी जंप लगानी है तो ये क्रॉस हो जाना चाहिए, तो वो जंप थोड़ी और स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, या थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, या थोड़ा ज़्यादा ब्रशअप करना है इस टॉपिक को, ये सब चीज़ें वही डिसाइड करती है। तो मॉक टेस्ट, खाली मॉक टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा, भाई मैंने इतने मॉक टेस्ट दिए। एनालिसिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप कैसे एनालाइज करते हैं। मैं अपनी गलती करके सीखती हूँ, मैंने इस टाइम अगली नेक्स्ट टाइम में ये वाली गलती नहीं करूँगी। ऑब्वियसली कोई और गलती हो सकती है, बट ये वाली गलती नहीं करने वाली। अगर मुझे ये टॉपिक दोबारा पूछा जाएगा या इससे कुछ भी पूछा जाएगा तो मैं बेटर परफॉर्म कर सकती हूँ, या मैं नहीं छोड़ूंगी इस वाले क्वेश्चन को। मॉक टेस्ट का एनालिसिस वही कहता है। मॉक टेस्ट खाली देने से कुछ नहीं होता, कोई पेपर खाली अटेम्प्ट करने से कुछ नहीं होता। बिना एनालिसिस के ये टर्म ही इनकम्प्लीट है। तो एनालिसिस करिए, आगे बढ़िए, अगला मॉक टेस्ट दीजिए, फिर आगे बढ़िए, जो जो सीखते जाएंगे लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, और उसी अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेज करते जाइए। मैं पूरा का पूरा बैक जर्नी आपको दिखा रही हूँ, इसी तरह से फॉलो करेंगे तो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे डेफिनेटली। चलो कंसिस्टेंसी की बात कर ही लेते हैं। जैसे अभी ऑलरेडी मैं कह चुकी हूँ ये वाली बात कि कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली एक मॉक टेस्ट से कुछ नहीं होगा। या आप देखते हैं घर में यूजुअली जैसे जो कोई भी काम करते हैं, आप जब बहुत ज़्यादा करते हैं, रिपीटेडली बार करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि भाई मेरे को ऐसा करना है या वैसा करना है।
आप इतनी प्रैक्टिस हो जाते हो उस चीज़ की कि आपकी आंखें बंद करके काम करते हुए अपने आप होते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अक्सर क्लास में एग्जांपल देती हूँ बच्चों को कि भाई अगर खाना खाते खाते लाइट चली जाती है, खाना प्लेट से उठ के अपने आप मुंह में चला जाएगा। क्यों चला जाता है? क्योंकि आप रोज खाते हैं, इसलिए चला जाता है। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस तभी तक करिए, या कुछ भी ऐसा काम जो आप रोज करते हैं, आपको आपके घर का रास्ता पता है, इधर से निकलना है, उधर से निकलना है, लाइट चली भी जाएगी, रात को लाइट बंद करके सोएंगे, तब भी आपको जहाँ पहुँचना है वहीं पहुँचेंगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस है उस चीज़ की। तो उतनी प्रैक्टिस करिए कि आपको नीड ही नहीं पड़े कि लाइट आएगी तो मैं ये काम करूँगा। प्रैक्टिस करना इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को डिसिप्लिन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे कंसिस्टेंसी का जो कॉन्सेप्ट मैं जैसे समझाती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मैंने कहा भाई 6 से 8 घंटे पढ़ लो, डेली 6 से 8 घंटे पढ़ लोगे, नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल। कुछ दिन डिमोटिवेटेड होगे तो वहाँ पर आधा घंटा बैठना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि डेली वो चीज़ करनी है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आज 8 घंटे पढ़ लिए तो कल भी 8 घंटे पढ़ लोगे, नहीं पढ़ पाओगे। होता है भाई, एक ब्रेकडाउन ज़रूर आता है। जब आप कॉन्टिन्यूसली एक चीज़ करते हो तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको नहीं मन लगेगा उस चीज़ में, बट उस दिन भी जब आप उठ के वो काम कर रहे हो वो ज़रूरी है। क्या होगा, एक दिन 8 घंटे पढ़ोगे, एक दिन जब मन नहीं है ना, उठा के बस कोई टॉपिक जो बहुत अच्छा लगता है ना उसको पढ़ लो। उससे उस दिन कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, जो अगले दिन काम करने की जो पावर है वो जरूर देगा। वो कंसिस्टेंसी है। अगर मन नहीं है, ठीक है, 5 PYQ निकाल के 5 PYQ कर लो, बट करो, दैट इज इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। अच्छा, तो इफ आई से कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन क्यों कहती हूँ, बीच में बहुत सारे, आज मैम ने कहा कि भाई बहुत सारे सेटबैक्स होते हैं, कभी आप ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं। ऑब्वियसली जर्नी है, ऊपर नीचे दोनों फेजेस आते हैं। तो जब आप नीचे जाते हैं उसी के लिए कहा जाता है, डिसिप्लिन के लिए और कंसिस्टेंसी के लिए मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक ऑफ द कुछ रहना चाहिए, मुझे इस पेपर को अटेम्प्ट करके मेरे को ये मिलने वाला है, या ये मुझे अचीव करना है जो अभी तक मेरे पास नहीं है। एक मोटिवेशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस जर्नी में फिर भी जब, जैसे सपोज मैंने कोई टॉपिक किया और उसका क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर रही हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, तो दिमाग में आता है यार हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं। उसी के लिए अपना डेली शेड्यूल सेटल करना इंपॉर्टेंट है। और डेली शेड्यूल में आई मार्क इंपॉर्टेंटली डूज के साथ साथ डोंट्स करना भी इंपॉर्टेंट है। नोट बनाइए कि भाई आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक जनरल सी बात है, मैं आज इंस्टाग्राम पे 1 घंटा देती हूँ, लेट्स से मुझे कल को मैंने डिसाइड किया मैं पूरे दिन में 10 मिनट दूंगी फॉर ए चेंज। आप रियलाइज करिए आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, और वो जो टाइम बचा है उसमें कुछ इफेक्टिव करिए, कुछ प्रोडक्टिव करिए जो आपके पेपर में काम आ सके। और कुछ प्रोडक्टिव नहीं भी करना है पेपर का, तो उस चीज़ में यूटिलाइज करिए जो आपको बेनिफिट करे, आपके दिमाग को फ्रेश करने में हेल्प करे। इंस्टाग्राम इज नॉट गोइंग टू हेल्प एनीवन ऑब्वियसली। सो ये एग्जाम्पल था फॉर अ चेंज, ऐसा नहीं था कि भाई टिपिकल लेकर जाइए उस बात को, ये एग्जाम्पल था। सो बेसिकली जैसे मैं अभी मुझे भी होती है ना इंस्टाग्राम से, तो मैं अपने जो एंटरटेनमेंट वाले ऐप्स हैं उन पे टाइमर लगाती हूँ, आज दिन का 1 घंटा मिलेगा, ये मिलेगा। और उस पे ये नहीं है कि टाइमर लगा के आप स्क्रॉल करके ठीक है आज 1.5 घंटा हो गया आज मन नहीं लग रहा। सो स्टिक टू दैट प्लान, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड ओवरऑल इन सभी चीज़ों के ऊपर है आपकी हेल्थ। राइट। कभी कभी ऐसे लगता है कि भाई ओवर स्ट्रेस्ड है हम इस चीज़ से कि भाई ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। लेट मी जस्ट टेल वन थिंग कि भाई एग्जाम है, एग्जाम की तरह ट्रीट करो। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नथिंग बियॉन्ड योर लाइफ, है ना। आपको अटेम्प्ट हो जाता है, क्लियरफाई हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो डोंट गेट डिसहार्टेंड। हर 6 महीने में पेपर होता है। अच्छी बात यह है कि हर 6 महीने में पेपर होता है, कोई एज क्राइटेरिया भी नहीं है कि आपको सोचना पड़े नहीं भाई मेरे तो 2 अटेम्प्ट बचे हैं। यूपीएससी का एग्जाम नहीं है भाई, छोटा सा एग्जाम है, नेट का एग्जाम, जिसको क्वालिफाई करके आप दूसरे लोगों को ट्रेन कर रहे होंगे, आप दूसरे लोगों को पढ़ा रहे होंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, तो उस केस में आपके पास ऑनलाइन टीचिंग में सबसे अच्छा बेनिफिट है, आप कभी भी देख सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं जाने वाली, आपके पास रहने वाली है। कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे परफॉर्म करना है, वो आप डिसाइड करेंगे, कोई और डिसाइड नहीं कर सकता इस बात को। बट अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लीज डिसहार्टेड मत होइए। 6 महीने बहुत ज़्यादा है, बट फर्स्ट टाइमर के लिए 6 महीने कम है डेफिनेटली। बट अगर आपकी बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो एक छोटी सी टिप, जब भी शुरू करने बैठो ना, जैसे आज पढ़ने बैठ रहे हो तो उससे पहले ये सोच लेना अगर ये क्वालिफाई हो गया तो क्या अच्छी चीज़ होगी। बिल्कुल, वो उस स्लॉट को अच्छा बनाने के लिए काफ़ी है, वो मोटिवेशन देने के लिए काफ़ी है कि इतने स्ट्रेच तक पढ़ पाओगे। सो हमेशा अच्छी चीज़ों को पहले सोचो,
बुरी तो अपने आप आ ही जाती है फिर। वो कहते हैं ना, प्रिपेयर फॉर द, मतलब प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द, मतलब आप अच्छा करने की कोशिश करिए, लेकिन बाद में खराब से खराब होने के लिए भी तैयार रहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे साथ पेपर नहीं हुआ तो मैं ये दुनिया कर खत्म दूं हो या गई। दुनिया खत्म हो गई। नहीं, बहुत सारे पेपर है दुनिया में। अगर पीएचडी करने में मन है तो पीएचडी बहुत लोग करवाते हैं भाई, बहुत पेपर्स कराते हैं पीएचडी। और लेक्चरशिप करनी है तो लेक्चरशिप करने के लिए भी कोई बात नहीं है, देयर आर वेरियस ऑप्शंस। तो स्टे मोटिवेटेड, पेपर की तैयारी करिए, अच्छे से परफॉर्म करिए, इसी के साथ अपना ध्यान जरूर रखिएगा। एंड सो ये है 6 महीने इफेक्टिव कैसे स्ट्रैटेजी यूटिलाइज करेंगे और कैसे आप परफॉर्म कर सकते हैं बहुत अच्छा। इसी के साथ आज का सेशन क्लोज करते हुए आई थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग, एंड अगेन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।